Hello everyone. Hello, sir. Okay, fine. Hello everyone. This is Team Homeopathy MCQs. Today we are taking a very important lecture from the subject Forensic Medicine and Toxicology, means the FMT. Today's lecture is on the IPC's sections from the FMT. आज का जो लेक्चर है वो फॉरेंसिक मेडिसिन में जो हमारे आईपीसी सेक्शंस जो होते हैं, कौन कौन सी धाराएं हमको पढ़ाई जाती हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग भी इसको जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। पहले तो हम समझेंगे आईपीसी क्या होता है। इसको हम इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं हिंदी में। तो आईपीसी जो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ वो आईपीसी पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन में ये सभी आईपीसी सेक्शंस दिए गए हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आईपीसी सेक्शन कौन सा है और उसमें क्या दिया गया है ये भर पढ़ना होता है। तो पहले हम आईपीसी सेक्शन 44 इसको पढ़ेंगे। इसमें इंजुरी दी गई। इंजुरी की डेफिनेशन क्या है? एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कास्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या उसकी संपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई जो हार्म किया जाता है उसको हम इंजुरी कहते हैं, और ये आईपीसी सेक्शन 44 में आएगा। अब एक और शब्द होता है हर्ट। हर्ट और इंजरी दोनों डिफरेंट है, और लेकिन दोनों को एक सा ही काउंट करते हैं, लेकिन आईपीसी में इनके लिए अलग अलग धाराएं हैं। तो हर्ट के लिए जो आईपीसी है वो है आईपीसी 319। इसकी डेफिनेशन क्या है? हु एवर कासेस बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू काज हर्ट। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक किसी भी तरह की पीड़ा या उसको कोई तकलीफ जो दी जाती है उसको हम हर्ट कहते हैं। और ये जो धारा है वो 319 यानी कि 319 में आएगी। तो आपको इन धाराएं धाराएं जो दी गई हैं, जो आईपीसी सेक्शन दिए गए हैं, उनके बारे में खाली थोड़ी सा जानकारी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब हर्ट को जो है डिवाइड किया गया है। वो है, फर्स्ट है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी इंजरी जिसमें कि किसी व्यक्ति को ज्यादा जो है फिजिकल ऐसी कोई भी इंजरी जिसकी वजह से उसको कोई काम ना करने की अम, वो हो जाती है, मीन्स उसको अक्षम बनाती है, वो कोई काम नहीं कर सकता। इसको ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। इसके लिए जो आईपीसी है वो है 320। आईपीसी 320 या 320 ये ग्रीवियस हर्ट में आती है। अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में ग्रीवियस हर्ट की कौन सी आईपीसी है, तो वो है 320। ग्रीवियस हर्ट कौन सी होती है? फर्स्ट है इमेस्कुलेशन। ऐसी कोई भी इंजरी जिसमें कि मसल की ऐसी इंजरी हो जो जिसमें मसल नष्ट हो जाती है, उसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर साइड। किसी भी तरफ की आंख की जो दृष्टि है वो चली जाए तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगी। नेक्स्ट है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। किसी भी साइड के कान की जो है यदि सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगी। नेक्स्ट है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट।
यदि कोई ज्वाइंट उसका कट जाता है किसी व्यक्ति का, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट impairing of the powers of any member of joint, member और joint। कोई भी कोई कोई ज्वाइंट या किसी मसल का ऐसी इंजरी जिसके उसकी काम करने की पूरी क्षमता खत्म हो जाए या उसकी पावर खत्म हो जाए, तो उसको जो है प्रीवियस हार्ट में काउंट करें। नेक्स्ट है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा या उसका सर, उसमें ऐसी इंजरी हुई है जिससे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है और वो परमानेंटली खराब हो चुका है, वो सुधर नहीं सकता, तो वो ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। ग्रीवियस हर्ट को हम गंभीर इंजरी भी कह सकते हैं, गंभीर चोट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, यदि किसी के दांत टूट जाए या किसी का हाथ पैर की जो जॉइंट है वो उखड़ जाए, तो वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आएगा। एनी हर्ट विच endanger's life or which cause the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। यदि किसी व्यक्ति को 20 दिन के लिए वो किसी काम में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह है कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा हो या वो चल फिर सकने में सक्षम ना हो और वो अपना कोई डेली रूटीन का काम ना कर पा रहा हो, तो वो सभी प्रकार की इंजरी हैं, वो ग्रीवियस हर्ट में काउंट होंगी। तो ये आपको ग्रीवियस हर्ट से पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन है ये। तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट की जो डेफिनेशन है वो भी पूछी जा सकती है, इसमें क्या क्या शामिल है वो भी पूछे जा सकते हैं, और इसकी आईपीसी सेक्शन कौन सी है ये भी पूछी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डेंजरस वेपन्स और मीन्स। डेंजरस वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियार कौन से होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। Causing hurt by means of any instrument for shooting, stabbing, or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death। इसको हम डेंजरस वेपन कहेंगे। मीन्स ऐसा कोई भी हथियार जो कि आत्म सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग किया गया है, बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, जैसे कि उसको गोली मारने के लिए या उसको काटने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, हथियार यूज किया गया है, तो वो डेंजरस वेपन में काउंट होगा। इसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब डेंजरस मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ फायर, हीटेड सब्सटेंसेस, पॉइजन्स, करोसिव, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, सब्सटेंस detorious to inhale, swallow, or to receive into the blood, or by means of any man or any animal। और ये तो पहले हमने पढ़े हथियार, डेंजरस वेपन्स कौन से हैं, डेंजरस हथियार कौन से हैं, और दूसरे हैं कि डेंजरस और चीजें क्या होती हैं, खतरनाक चीजें क्या होती हैं जिनको कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने में यूज कर सकते हैं। तो वो है जैसे कि किसी को आग में फेंक दिया जाए, या किसी के ऊपर कोई खौलता हुआ तेल या तेजाब फेंक दिया जाए, या किसी को जहर खिला दिया जाए, किसी के ऊपर बम से धमाका कर दिया जाए, या कोई चीज उसको गला दबा के उसको जो है मारने की कोशिश की जाए, या उसके मुंह में कोई चीज ठूंस दी जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं
ये सब आपके डेंजरस मीन्स में आएंगे। तो डेंजरस वेपन्स और डेंजरस मीन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन दी है आपको समझने के लिए, ये आप लोग समझ लें कि क्या है। अब हार्ट में कौन सी जो है पनिशमेंट होती है, तो जो नॉर्मल हार्ट है उसमें है आपका इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ, ये आईपीसी 324 में दिया गया है। तो हार्ट में आपकी नॉर्मल हार्ट जो होती है उसमें आपको 3 साल मतलब 3 साल की सजा का प्रावधान है, यस या फाइन है, या दोनों को दिया जा सकता है। ग्रीवियस हर्ट में क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ, ये 326 आईपीसी में दिया गया है। तो 10 साल की सजा या फाइन या दोनों ये दिए जा सकते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट यानी कि जो गंभीर चोट है उसमें अधिक सजा दी जाती है, और सामान्य हर्ट में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब आईपीसी 284 इसमें क्या दिया गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। तो किसी पॉइजनस सब्सटेंस के कारण किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो वो आईपीसी 284 में आएगा। इसमें क्या है, रैश और negligent act as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person or knowingly or non neglectfully omits to take such order with any poisonous substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such poisonous substance। किसी भी ऐसे जहर या कोई ऐसी दवा जो कि जहरीली होती है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, उसको जानते हुए या अनजाने में यदि कोई व्यक्ति उपयोग करता है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसको कोई नुकसान होता है, तो ये आपका जो है नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस में आएगा। इसमें आपका जो है पनिशमेंट क्या है, 6 मंथ की पनिशमेंट है और फाइन 1000 रुपीज और विथ बोथ 6 महीने की सजा या 1000 रुपये फाइन, ये दोनों चीज इसमें दी जा सकती है। ये आईपीसी सेक्शन 284 में दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईपीसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटली इल एंड ड्रंक। तो जो मेंटली इल मरीज होते हैं या पर्सन होते हैं और जो नशे की हालत में है, उन लोगों के लिए कौन सी आईपीसी है। फर्स्ट है आईपीसी 84, ये इसमें आपका आएगा क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेंटली इल पर्सन। ये बहुत पूछी जाने वाली आईपीसी सेक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये है इल पर्सन, मेंटली इल पर्सन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मेंटली इल है या कह सकते हैं उसको कि पागल है, और वो पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये आईपीसी 84 में दिया गया है। आईपीसी 85, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कास्ट अगेंस्ट हिज विल। यदि किसी व्यक्ति को कोई नशा करा दिया गया है, जैसे कि शराब का नशा, और उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाता है जिसमें वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत, तो ये आपका आईपीसी 85 में आएगा। अब हम बात करेंगे कंसेंट की। कंसेंट से रिलेटेड कौन सी आईपीसी है, तो फर्स्ट है आईपीसी 88,
कंसर्न का मतलब होता है सहमति देना। तो किसी भी चीज में, जो किसी भी अपराध में या किसी भी प्रोसीजर के लिए जो सहमति दी जाती है, वो अ, उससे रिलेटेड जितनी भी आईपीसी सेक्शन है वो इसमें दी गई हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट है आईपीसी 88। इसमें क्या दिया गया है? एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कास्ट डेथ डन बाय कंसर्न इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। इसमें आईपीसी 88 में दिया गया है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कास्ट डेथ, ऐसा कोई भी काम जिसमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए लेकिन उसका कोई इंटेंशन ना हो, डन बाय कंसर्न इन गुड फेथ, और उसका जो एक अच्छे विचार से वो कार्य किया गया है, फॉर पर्संस बेनिफिट, और उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, कि वो व्यक्ति उसको लाभ मिले। जैसे डॉक्टर लोग किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं तो वो उसको मारने के लिए नहीं करते, बल्कि उसको ठीक करने के लिए करते हैं। तो ये आपका जो कंसेंट है वो आईपीसी 88 में आएगा। सेकंड है आईपीसी 89। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। यदि किसी बच्चे बच्चे की या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की उसके जो है भले के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें उनके माँ बाप की कंसर्न के द्वारा, तो ये आईपीसी 89 में आएगा। अब आईपीसी 90, इसमें क्या दिया है? वैलिडिटी ऑफ कंसर्न नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन एंड चाइल्ड बिलो 12 ईयर। आईपीसी 90 में दिया गया है कि कोई भी ऐसा काम जो कि कंसर्न नोट टू बी गिवन अंडर फियर, यदि किसी व्यक्ति को डरा धमका के कोई कंसर्न ली गई है, या उसको मिसकंसेप्शन यानी कि उसको कहा कुछ गया है और किया कुछ जा रहा है, यानी बहला फुसला कर किया जा रहा है, या चाइल्ड बिलो 12 ईयर और 12 साल से छोटे बच्चे के साथ कोई काम किया जा रहा है, लेकिन उसको कंसर्न में लेके, जिसमें उसको ज्ञान नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये आईपीसी 90 में आएगा। अब आईपीसी 92, इसमें क्या दिया गया है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसर्न। इसमें दिया गया है कि वो उस व्यक्ति की जानकारी के बिना या उस व्यक्ति की कंसर्न के बिना और उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें कंसर्न नहीं ली गई है उसकी, तो ये आईपीसी 92 में आएगा। अब हम बात करेंगे फॉल्स एविडेंस एंड सर्टिफिकेट्स। इसके लिए कौन कौन सी आईपीसी दी गई हैं? फॉल्स एविडेंस एंड सर्टिफिकेट, ये जो है आप लोग जानते हैं, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, इसमें से कई सारे फॉल्स सर्टिफिकेट होते हैं, और कुछ सबूत भी हैं जो फॉल्स बनाए जाते हैं। उनमें कौन कौन सी आईपीसी हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। आईपीसी 177, इसमें है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, कोई गलत जानकारी दिया जाना, ये आईपीसी 177 में आता है। फिर है आईपीसी 191, गिवन फॉल्स एविडेंस, जो कोर्ट में जो सबूत दिए जाते हैं, यदि गलत सबूत दिए जा रहे हैं तो आईपीसी 191 के अंतर्गत इसमें सजा होती है। फिर आईपीसी 192, इसमें क्या है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यदि फॉल्स एविडेंस बना के दिए जा रहे हैं तो ये आपके 192 आईपीसी में आएगा। अब आईपीसी 193, इसमें क्या है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, जो फॉल्स एविडेंस जो दिए जा रहे हैं उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ये आईपीसी 193 में दिया गया है।
आईपीसी 197, इसमें है इशुइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। यदि कोई फॉल्स सर्टिफिकेट साइन किया जा रहा है या उसको सर्टिफिकेट को इशू किया जा रहा है जो कि फॉल्स है, तो ये आईपीसी 197 में आएगा। ये कुछ छोटे छोटे आईपीसीएस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जरा जरा सी जानकारी आप लोगों को जरूरी है, वो उसमें दी गई है। अब हम बात करेंगे आईपीसी 201। इसमें क्या दिया गया है? कासिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर स्पेशली इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो जो पॉइजनिंग के केस होते हैं उसमें जो फॉल्स अपीयरेंस फॉल्स एविडेंस जो दिए जा रहे हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है, तो ये आपका आईपीसी 201 में आएगा। What is the maximum punishment for causing death of a patient due to negligence? अब हम नेग्लिजेंस की बात करेंगे। यदि किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है नेग्लिजेंस के कारण, तो उसमें कितने साल की सजा है? Causing death by negligence. Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यदि किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इसको हम होमिसाइड नहीं मानेंगे, यानी कि वो हत्या नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक अपराध की श्रेणी में आएगा क्योंकि उसमें नेग्लिजेंस किया गया है। तो इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, या इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों दोनों को मिला के भी सजा दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे आईपीसी 304A। तो इसके सब सेक्शन हैं। तो 304A, इसमें क्या दिया गया है? आईपीसी 312, इसमें कासिंग मिसकैरियज। मिसकैरियज ये भी एक अपराध है। किसी अजन्मे बच्चे की जो है यदि मृत्यु होती है, तो उसमें जो डॉक्टर है वो उसमें गुनहगार माना जाता है। तो उसके लिए क्या है? आईपीसी आईपीसी 312, कासिंग मिसकैरियज। इसमें क्या दिया गया है? Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। तो ऐसा मिसकैरेज जिसमें कि जो है माँ को किसी भी तरह का हार्म होता है, या माँ और माँ के साथ बच्चे को हार्म होता है, तो इसको हम इसमें यदि माँ को हार्म होता है तो सिर्फ सिर्फ बच्चे को हार्म होता है तो 3 साल की सजा, और माँ को हार्म और बच्चे को दोनों को होता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर है आईपीसी 313, कासिंग मिसकैरिज विदाउट वुमेन कंसर्न।
इसमें है whoever commits the offense defined in the last preceding section without the consent of a woman, uh, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो यदि किसी महिला की कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना उसका मिसकैरेज किया जाता है तो ये और बड़ा अपराध माना जाता है और इसमें 10 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। अब आईपीसी 314, इसमें यह है डेथ कास्ट बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू काज मिसकैरियज। यदि मिसकैरियज की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो वो आईपीसी 314 में आएगी। इसमें क्या है, whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does not act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यदि उस दौरान यदि मिसकैरेज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो जो ये मिसकैरेज करवा रहे हैं उनको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, साथ में फाइन भी दिया जा सकता है। तो ये मिसकैरेज की आईपीसी थी। नेक्स्ट है आपका आईपीसी 315, एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू cause it to die after birth, पनिशमेंट बर्थ 10 ईयर्स। इसमें 10 ईयर्स की सजा है। तो आईपीसी 315 में क्या दिया गया है कि एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड, यदि उस जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको बचाने के लिए यदि कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है, बीइंग बोर्न अलाइव और टू काज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, और उसको जो है पैदा होने के बाद यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये जो काम किया जा रहा था वो बच्चे को बचाने के लिए किया जा रहा था। अब आईपीसी 316, इसमें क्या है, काजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, इसमें पनिशमेंट है 10 ईयर्स। यदि बच्चे को जो है अनबोर्न चाइल्ड को जो है मारा जा रहा है उसको होमिसाइड यानी कि हत्या के रूप में देखा जाएगा, तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है आईपीसी 317, एक्सपोजर एंड एवेनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स बाय बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, इसमें 7 ईयर की सजा है। यदि किसी बच्चे के माँ बाप के द्वारा या कोई उसका जो केयर टेकर है उसके द्वारा किसी बच्चे को एक्सपोज एंड एवेनमेंट, यदि उसको किसी काम में जबरदस्ती झोंका जा रहा है या उसको और लोगों से अलग रखा जा रहा है, तो इस तरह जो कि 12 वर्ष का बच्चा है तो उसमें आईपीसी 317 लगेगी और उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी 318, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, इसमें 2 इयर्स की सजा है। मतलब किसी बर्थ को छिपाने के लिए
उस बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको सीक्रेट डिस्पोजल किया जा रहा है, यानी कि उस बच्चे को कहीं फेंका जा रहा है या बहाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी 318 लगेगी और 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब आईपीसी रिलेटेड टू रेप, तो रेप से रिलेटेड कौन कौन सी आईपीसी है? तो आईपीसी 375, a man is said to commit rape who had sexual intercourse with a woman। अब रेप की जो डेफिनेशन है वो कैसी दी गई है? वो है कि जो रेप है वो किसी आदमी के द्वारा किसी महिला के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है वो उसकी जो है वो रेप कहलाता है। मीन्स रेप जो है हमेशा आदमी के द्वारा किया जाएगा महिला के साथ। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है जब हम उसको रेप कहेंगे? अगेंस्ट हर विल, यानी उसकी मर्जी की उसकी जो है शक्ति के बिना, यानी कि उसकी उसमें रजामंदी नहीं है। अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। विथ हर कंसेंट और फियर ऑफ डेथ और हर्ट। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें कि महिला की सहमति तो है लेकिन उसको डराया धमकाया गया है, इसके बाद उसके साथ रेप किया गया है, तो ये रेप की कंडीशन रेप में आएगा। फिर है विथ हर कंसर्न और फ्रॉड। यदि महिला के साथ फ्रॉड करके और उसकी सहमति लेके उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। विथ हर कंसर्न अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यदि महिला की जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी है कि वो निर्णय नहीं ले सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है, यानी कि वो पागल है या किसी नशे की हालत में है लेकिन उसकी सहमति है, तो ऐसी कंडीशन में वो रेप में काउंट होगा। विथ और विदाउट हर कंसर्न अंडर 16 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर 16 ईयर्स जो है किसी महिला के साथ उसकी कंसेंट या उसकी कंसेंट के बिना यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो ये अक्सर पूछा जाने वाला जो है सवाल है कि बिलो 16 ईयर्स यदि वो वाइफ के साथ भी है तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो ये रेप की डेफिनेशन है, ये आईपीसी 375 में दिया गया है। अब रेप के लिए जो पनिशमेंट है वो है आईपीसी 376। इसमें 7 साल की सजा और फाइन का प्रावधान होता है। अब जो एक रेप का टाइप है कस्टोडियल रेप, एक कॉमिटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट ऑन ए वुमेन इन हिज जुरिडिक्शन। यदि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ उसके कार्य क्षेत्र में रेप किया जाता है तो उसको हम कस्टोडियल रेप कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछी जा सकती है। आईपीसी 377, इसमें अननेचुरल ऑफेंसेस आते हैं। अननेचुरल ऑफेंसेस में क्या है? हु एवर वॉलेंट्री हैज carnal intercourse against the order of nature by any man, woman, or animal shall be punished with 152 means imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है वो क्या है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रकृति के खिलाफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है किसी पुरुष के साथ, किसी महिला के साथ या किसी जानवर के साथ, तो वो जो है
ये अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आएगा। और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास का भी प्रावधान है, या इसमें जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। आईपीसी 82, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years of age। Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age। तो किसी बच्चे के द्वारा 7 साल के से कम 7 साल की उम्र से कम किसी बच्चे के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वो आईपीसी 82 में आएगा। और इसमें जो लिखा है कि यदि किसी 7 साल के से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी प्रकार का जो सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 83, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 and under 12 of immature understanding। यदि 7 साल से बड़ा बच्चा है या 12 साल से कम उम्र का है बच्चा जो कि इमेच्योर है अंडरस्टैंडिंग, जो कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए क्या दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of a nature and consequences of his conduct on that occasion। यदि 12 साल से कम उम्र का बच्चा या 7 साल से अधिक उम्र का बच्चा है तो यदि उसके द्वारा भी किसी भी तरह का अपराध होता है तो उसको हम अपराध की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इमेच्योर होता है। तो ये सेक्शन 83 में दिया गया है। आईपीसी 306, अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड। ये सुसाइड से रिलेटेड आईपीसी है। इफ एनी पर्सन commits suicide, whoever abates the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो आईपीसी 306 में दिया है। अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी 53, इसमें क्या दिया गया है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पर्सन अरेस्टेड। तो पुलिस की रिक्वेस्ट के से यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर किसी एक्यूज यानी कि जो अपराधी है उसका एग्जामिनेशन करता है तो ये सेक्शन सीआरपीसी 53 में आएगा। सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner। इसकी जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया गया है कि यदि किसी महिला का जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है वो किसी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी किसी महिला चिकित्सक के सुपरविजन के अंडर में होना चाहिए। ये सीआरपीसी 53 में दिया है। सीआरपीसी 54, इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन।
इसमें क्या होता है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसकी रिक्वेस्ट में जो मेडिकल ऑफिसर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो उस व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। ये सीआरपीसी 54 में दिया गया है। इसमें पुलिस की रिक्वेस्ट नहीं होती है, उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट होती है जिसको अरेस्ट किया गया है। अब इसमें थोड़ी डिटेल दिया गया है। When a person who is arrested, whether on a charge or otherwise, alleges at the time when he is produced before a magistrate or any time or at any time during the period of his detention in custody, that the examination of his body will afford evidence which will which will disprove the commission by him or any officer, or which magistrate shall, if requested by the arrested person, so do direct the examination of the body of such person by a registered medical practitioner, unless the magistrate consider that the request is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, यदि वो चाहे तो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है कभी भी, लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक होती है। और मजिस्ट्रेट को ये लगना चाहिए कि जो ये एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, ये इस केस से रिलेटेड है और इसमें आवश्यक है, और इस जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है वो इस केस को डिले करने के लिए नहीं किया गया है, या इसमें केस में किसी भी प्रकार के जो सबूत हैं उनको बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उसको महसूस ना हो, तो मजिस्ट्रेट इसकी परमिशन दे देता है। और कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसका कभी भी एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है। ये सीआरपीसी 54 में दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीआरपीसी से आईपीसी से, ये है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि हम किसी व्यक्ति को कब क्रिमिनल कह सकते हैं, इसको हम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो एंड रिलेवेंट सेक्शन अंडर आईपीसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। तो इसमें है, फर्स्ट है आईपीसी 44, इसमें डेफिनेशन ऑफ इंजरी है। नेक्स्ट है सेक्शन आईपीसी सेक्शन 82, एक्ट बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज नॉट एन ऑफेंस। 82 में दिया है कि 7 साल से छोटा बच्चा है, उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है, अपराध किया जा सकता है, किया जाता है, तो उसे हम अपराध की श्रेणी में नहीं मानेंगे। आईपीसी 83 में दिया है, चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर ऑफ एज इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। 7 साल या 7 साल या 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष तक की उम्र का कोई बच्चा है, वो कोई अपराध करता है, तो उसको हम अपराध की श्रेणी में गिनेंगे। सेक्शन 84 आईपीसी मैकनाथन्स रूल, इसमें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेंट, कोई पागल व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम होता है उसको, उसकी जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्रिमिनल मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मैकनाथन्स रूल में दिया है। ये सेक्शन 84 आईपीसी में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो तीनों तीन चार पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 84 आईपीसी, एक्ट अंडर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी।
सेक्शन 86 आईपीसी, एक्ट अंडर इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी, मीन्स यदि कोई नशे की हालत में अचानक से कोई अपराध कर देता है तो वो 85 आईपीसी में आएगा। और यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में जानबूझ के कोई अपराध करता है तो 86 आईपीसी में आएगा। और 87 आईपीसी क्या है? कंसर्न बाय पर्सन अंडर 18 years of age is not a valid concern to suffer any harm। तो यदि 18 साल से कोई कम उम्र का कोई व्यक्ति है, वो कंसर्न के जो है उसकी जो ली जाती है, कंसर्न ली जाती है, ऑफ एज इज नॉट ए वैलिड कंसर्न, वो वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीसी 88, डेथ ऑफ पेशेंट कास्ट बाय सर्जरी डन बाय सर्जन। तो यदि किसी सर्जन के द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आईपीसी 88 में ये दिया गया है। आईपीसी 89, पर्सन लेस देन 12 ईयर ऑफ एज कैन नॉट गिव वैलिड कंसर्न। 12 साल से छोटा बच्चा कोई भी है वो वैलिड कंसर्न नहीं दे सकता है। ये आईपीसी 89 में दिया है। आईपीसी 90, कंसर्न अंडर फियर और थ्रेट। तो किसी व्यक्ति को डरा धमका कर कोई कंसर्न ली जाती है तो आईपीसी 90 में दिया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का। सेक्शंस रिलेटेड विद कोर्ट एंड लीगल प्रोसीजर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसमें है सेक्शन 32 आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया। फिर है आईईए 44, सॉरी 45, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें 45, इसमें है एक्सपर्ट ओपिनियन इन कोर्ट। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो दिया जाता है कोर्ट में वो 44, सॉरी 45 आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 65 बी, इसमें क्या है? एड एडमाइसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग होती है या कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। और इनको जो हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 65 बी के तहत आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 154, इसमें क्या है? क्वेश्चंस बाय पार्टी और टू हिज ओन विटनेस। अपने खुद के गवाह के से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट 154 में दिए हैं। फिर सीआरपीसी 61 टू 69 डील्स विद समन्स। समन्स को समनुपिया भी कहते हैं। आईपीसी 51 डील्स विथ ओथ इन कोर्ट रूम। कोर्ट में जो शपथ ली जाती है वो आईपीसी 51 में दी है। आईपीसी 191, इसमें फर्स्ट है गिविंग फॉल्स एविडेंस, इसको परजुरी कहते हैं, अंडर ओथ, डेफिनेशन ऑफ परजुरी। और सेकंड है हॉस्टाइल विटनेस, ये आईपीसी 191 में दिया है। आईपीसी 192, इसमें है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस दिए गए हैं। फिर आईपीसी 193, पनिशमेंट फॉर परजुरी 7 years विथ और विदाउट फाइन, 7 साल की सजा है
फर्जरी में, और ये जो है 193 आईपीसी में दिया है। आईपीसी 194 गिविंग और फैब्रिकेटिंग false evidence to produce conviction of capital offense। आईपीसी 195 punishment for above। आईपीसी 197 issuing or signing false certificate by a doctor is a criminal offense। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी है। आईपीसी 197 ये डॉक्टर्स के लिए है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। आईपीसी 201 कासिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। आईपीसी 202 इसमें है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। आईपीसी 269 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डेंजरस डिसीज टू लाइफ। तो ये सभी जो है डॉक्टर्स से रिलेटेड आईपीसी हैं, तो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, आपको इनको याद रखना है। आईपीसी 270 मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डेंजरस डिसीज टू लाइफ। सेक्शन रिलेटेड टू एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, कि किसी सामान में कोई मिलावट की जाती है तो उसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार हम जान लेंगे। फर्स्ट है आईपीसी 272, इसमें है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड सेल्स, इसमें पनिशमेंट भी शामिल है। फिर है आईपीसी 273, इसमें है सेलिंग नॉक्सियस फूड एंड ड्रिंक्स, इसमें भी पनिशमेंट शामिल है। आईपीसी 274 एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें भी पनिशमेंट दिया गया है। आईपीसी 277 फाउलिंग वाटर ऑफ स्प्रिंग और रिजर्वायर, इसमें भी पनिशमेंट दिया गया है। अब है सेक्शंस रिलेटेड विथ होमिसाइड एंड सुसाइड, मतलब कि हत्या और आत्महत्या से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आईपीसी 299, इसमें है कल्पेबल होमिसाइड, इसकी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है आईपीसी 300 कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर और नॉट मर्डर, इनकी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है आईपीसी 301 culpable homicide by causing death of person other than whose death is intended। Culpable homicide by causing death of person other than whose death is intended, ये आईपीसी 301 में दी है। नेक्स्ट है आईपीसी 302 या धारा 302, इसमें मर्डर और उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। ये जो तीनों हैं आईपीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डर से रिलेटेड है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आईपीसी 303, इसमें है पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट और डेथ, इसमें जो मर्डर की जो सजा है वो आईपीसी 303 में दी है। आईपीसी 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, किसी मतलब किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो और उसमें क्या पनिशमेंट है वो आईपीसी 304 में दिया गया है। जिसको कि हम हत्या का प्रयास भी कहते हैं। फिर आईपीसी 304 ए, इसमें है काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी है,
ये आप लोगों को याद रखना है। काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आईपीसी 304 ए में दिया है। फिर है आईपीसी 304 बी, इसमें है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का मतलब होता है दहेज के लिए किसी महिला की हत्या करना। तो ये डाउरी डेथ में आएगा। ये आईपीसी 304 बी में दिया है। आईपीसी 306 इसमें है अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड और उसका पनिशमेंट दिया है। फिर आईपीसी 307 इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर माने हत्या का प्रयास और इसकी सजा दी गई है। तो आईपीसी 302 उसमें मर्डर है और आईपीसी 307 इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है यानी हत्या का प्रयास। आईपीसी 308 अटेम्प्ट टू कॉमिट कल्पेबल ह्यूमिसाइड, इसमें 10 इयर्स की सजा है। हत्या करने के लिए जो होमिसाइड का मतलब होता है कई सारे लोगों की हत्या करना। तो उसका जो प्रयास है वो आईपीसी 308 में दिया है और उसमें 10 साल तक की सजा है। फिर आईपीसी 309 अटेम्प्ट टू कॉमिट सुसाइड, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो आईपीसी 309 में दिया है। सेक्शन रिलेटेड टू क्रिमिनल एबॉर्शन एंड मिसकैरिएज, इसमें मिसकैरिएज और क्रिमिनल एबॉर्शन से रिलेटेड आईपीसीज हैं। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर से इनको देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसीज है और अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इनको हमें एक बार फिर से देख लेना है। आईपीसी 312 काजिंग इलीगल मिसकैरिएज विथ वुमेन्स कंसेंट। आईपीसी 313 causing illegal miscarriage without woman consent. आईपीसी 314 death of mother caused by act done with intent to cause miscarriage। यदि मिसकैरिएज करने की कोशिश में माँ की मृत्यु होती है तो आईपीसी 314 में ये दिया गया है। आईपीसी 315 act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after death. IPC 316 causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide. IPC 317 exposure and abandonment of child less than 12 years. IPC 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो ये सारी आईपीसी हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो एक बार इनको फिर से देख लेना है। फिर सेक्शंस रिलेटेड टू हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो आईपीसी 319 इसमें डेफिनेशन ऑफ हर्ट है। फिर आईपीसी 320 इसमें डिफाइंस ग्रीवियस हर्ट। आईपीसी 321 इसमें है इनवॉलेंट्री काजिंग हर्ट। आईपीसी 322 इसमें है वॉलेंट्री काजिंग ग्रीवियस हर्ट। आईपीसी 323 पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री काजिंग हर्ट, इसमें है नो प्रोवोकेशन नो डेंजरस वेपन, तो 1 साल की सजा है। और आईपीसी 324 इसमें है पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री काजिंग हर्ट है बाय डेंजरस वेपन्स। डेंजरस वेपन्स आप जानते हैं किसे कहते हैं। और इसमें जो है 3 साल तक की सजा और विदाउट फाइन, दोनों चीजें हैं इसमें। फिर आईपीसी 325 इसमें है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट नो प्रोवोकेशन नो डेंजरस वेपन, इसमें 7 इयर्स विथ और विदाउट फाइन, इसमें सजा भी दी है। आईपीसी 326 इसमें पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, यदि डेंजरस वेपन के साथ वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट की गई है
तो उसमें 10 years की सजा और विथ और विदाउट फाइन दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट है आईपीसी 328, इसमें हर्ट बाय पॉइजन्स, पॉइजन के द्वारा किसी को हर्ट किया गया है तो आईपीसी 328 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है आईपीसी 325, इसमें पनिशमेंट फॉर काजिंग ग्रीवियस हर्ट, नो प्रोवोकेशन, नो डेंजरस वेपन्स, इसमें 7 years विथ और विदाउट फाइन सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है आईपीसी 326, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, इसमें 10 years विथ और विदाउट फाइन की सजा का प्रावधान है। आईपीसी 328, हर्ट बाय पॉइजन्स। नेक्स्ट है आईपीसी 330, वॉलंटरी काजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशंस और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के द्वारा किसी की प्रॉपर्टी नष्ट की जा रही है तो उसको भी हर्ट कहते हैं। ये आईपीसी 330 में दिया है। आईपीसी 331, वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी छीनने के लिए उस व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट की गई है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है तो ये आईपीसी 331 में आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन रिलेटेड टू रेप और सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल परवर्जंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हमको रिवीजन करना है इनका, जल्दी से देख लेते हैं। आईपीसी 290, इसमें है फोर्ट्रिज्म, फोर्ट्रिज्म और इसका पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आईपीसी 294, एक्स इसमें पनिशमेंट 3 months एंड फाइन दोनों दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आईपीसी 297, इसमें नेक्रोफिलिया एंड नेक्रोफेजिया दोनों दिए गए हैं। इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो हमको सिर्फ आईपीसीज पढ़ना है। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस कहलाते हैं, इनकी अलग अलग सबकी डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके रिलेटेड आईपीसीज पढ़ लेंगे। तो नेक्रोफिलिया एंड नेक्रोफेजिया आईपीसी 297 में दिया गया है। आईपीसी 351, इसमें है असॉल्ट आता है, उसकी डेफिनेशन है, और आईपीसी 353 में असॉल्ट की जो पनिशमेंट है वो दी गई है। आईपीसी 354 में असॉल्ट टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, किसी भी महिला को बेइज्जत करने के लिए जो जो कृत्य किया जाता है उसको, उसमें 3 साल की सजा और विथ और विदाउट फाइन की जो है उसमें सजा का प्रावधान है। मतलब किसी महिला को उसकी जो है कहना चाहिए कि उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके साथ जो इस तरह की जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उसको असॉल्ट कहते हैं, और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये आईपीसी 354 में दिया गया है। नेक्स्ट है आईपीसी 354A, सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें दिया गया है। आईपीसी 354 में है वॉयो वॉयरिज्म एंड स्कोटोफिलिया एंड पीपिंग टॉम, इन सब की डेफिनेशन है, ये बाद में अपन पढ़ लेंगे। ये आईपीसी 354 में 54 के सी सेक्शन में दिया गया है। अब आईपीसी 354D, इसमें है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, इसकी जो है आईपीसी इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका आईपीसी 375,
इसमें रेप की डेफिनेशन दी गई है। आईपीसी 376, इसमें रेप का पनिशमेंट दिया गया है। आईपीसी 376 ए, इसमें पनिशमेंट फॉर रेप रिजल्टिंग टू डेथ और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, इसमें 20 ईयर्स टू डेथ तक की सजा का प्रावधान है। यदि रेप के द्वारा किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या वो महिला ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिससे कि वो उबर न सके, तो उसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है आईपीसी 376 बी, इसमें है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा है। यदि किसी महिला के साथ उसका उसके हस्बैंड का तलाक हो चुका है और लेकिन फिर भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान आईपीसी 376 बी में आता है। आईपीसी 376 सी, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका आईपीसी 376 डी, इसमें गैंग रेप आता है और 20 ईयर्स टू लाइफ प्रिजनमेंट तक की सजा का 20 साल और उम्र कैद तक का सजा का प्रावधान है। आईपीसी 376 ई, इसमें रिपीट ऑफेंडर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ, जो ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं जिनको हम आत्तन अपराधी भी कहते हैं, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक का प्रावधान है। आईपीसी 479 डील्स विथ एडल्टरी, इसमें एडल्टरी से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सीआरपीसी सेक्शन। अभी तो हमने आईपीसी पढ़े हैं, अब सीआरपीसी क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट सीआरपीसी हैं आपके सीआरपीसी 53, एनी पर्सन और एक्यूज हु इज बॉट बाय पुलिस ऑफिसर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इवन विदाउट हिज कंसेंट एंड द यूज ऑफ फोर्स। यदि पुलिस के कहने पर किसी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी मर्जी के बिना भी, तो भी ये जो है सीआरपीसी 53 में आता है। सीआरपीसी 54, एनी पर्सन और एक्यूज हु वांट मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। यदि जो व्यक्ति जो अपराधी है उसके कहने पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो ये सीआरपीसी 54 में आएगा। सीआरपीसी 174, इसमें पुलिस इंक्वेस्ट आती है, नॉट बाय रैंक बिलो हेड कांस्टेबल। पुलिस इंक्वेस्ट का मतलब होता है पुलिस के द्वारा जो इंक्वायरी होती है किसी भी अपराध में, वो सीआरपीसी 174 में आता है। और ये जो पुलिस की जो इंक्वायरी है वो हेड कांस्टेबल से नीचे की किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सीआरपीसी 176, इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वायरी की जाती है वो सीआरपीसी 176 में दी गई है। सीआरपीसी 176 3 में क्या दिया है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इन केस ऑफ डायरी डेथ और डेथ ऑफ मैरिड वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज ऑफ एज less than 30 years is suspicious in suspicious circumstances। यदि किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के दौरान यानी 7 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं और उसके पहले ही किसी महिला की सस्पिशियस कंडीशन में, जो कि 30 साल से कम है उसकी उम्र, और उसकी जो है सस्पिशियस कंडीशन में यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में उस महिला की मृत्यु होती है और शादी के बाद होती है और शादी के 7 साल से पहले उसकी जो है मृत्यु होती है, तो उसको हम डाउरी डेथ में काउंट करते हैं। डाउरी डेथ का मतलब होता है
किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित करके उसकी उस महिला की हत्या करना। तो इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट लागू होती है, मजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी करवाता है, और ये सीआरपीसी की धारा 176(3) के तहत दी गई है। अब है सेक्शन रिलेटेड विथ डाउरी। तो ये जितने भी सेक्शन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको इनको एक बार अच्छे से सुन लेना है। सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 498A एंड 113A। इसमें करंटली विथ क्रुएल्टी विथ वुमेन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव। यदि किसी महिला के पति के द्वारा या उस पति के परिवारजनों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, क्रुएल्टी हो रही है, तो ये जो है सेक्शन 498A या सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आता है। इसको हम हिंदी में घरेलू हिंसा अधिनियम भी कहते हैं। अब आता है सेक्शन 304B और 113B इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें डाउरी डेथ, डाउरी डेथ माने दहेज के लिए हत्या। तो आज आपने जो है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन और सीआरपीसी सेक्शन थे उनके बारे में आज पढ़ा है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे के सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे के सारे सेक्शंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेना है। इनके नोट्स हम अलग से भी प्रोवाइड कराएंगे, उसमें बहुत हर एक सेक्शन दिए गए हैं। ये जो है इसमें जो दिए गए हैं ये सभी आपके रिवीजन के लिए हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। और आईपीसी और सीआरपीसी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये सभी सेक्शंस याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेक्शन आप लोगों को लाइव सेशन समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया है वो आप लोग हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं। कल किसी कारणवश लाइव सेशन नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये लाइव सेशन हुआ है, जो कि कल होना चाहिए था, आज हो पाया है। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से शायद नहीं हो पाया। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। वी विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।